स्रोतों के आधार पर प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। स्रोतों के आधार पर बांटे गए इस 3 खंडों को नाम दिया गया है प्राग ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन तीनों में क्या अंतर होता है, चलिए सबसे पहले इसे समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस समय के स्रोत जो है वो केवल पुरातात्विक है, लिखित स्रोत नहीं है। अर्थात इतिहास का वह कालखंड जिसका केवल पुरातात्विक स्रोत मिला है, लिखित स्रोत यानी साहित्यिक स्रोत नहीं मिला है, उस कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय इतिहास में जो पाषाण काल है अर्थात पत्थर का प्रयोग का काल है, उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल के रूप में जानते हैं। वहीं आध ऐतिहासिक काल क्या है, तो इतिहास का वह कालखंड जिसके पुरातात्विक स्रोत हैं और साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं, लेकिन उन साहित्यिक या लिखित स्रोत को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, ऐसे काल को आध ऐतिहासिक काल कहते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जो लिपि है वो मिली है, लेकिन उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए हड़प्पा संस्कृति को हम आध ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में जानते हैं। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सका है। उदाहरण के लिए वैदिक काल में वेदों के माध्यम से उस काल की जानकारी मिलती है, और फिर बौद्ध काल, जैन काल और मौर्य काल, सभी ये जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन भारती को हम लोग भारत को 3 भागों में बांटते हैं, वो स्रोतों के आधार पर, प्रागैतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो बेसिकली ये चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। इसके संबंध में भारत में सबसे पहले जो अगर अध्ययन किसी ने शुरू किया था तो रॉबर्ट ब्रूस फूड थे, उनके द्वारा ही भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के शोध का विषय बनाया गया और इस दिशा में खोजबीन की गई। अगर बात करें वैश्विक स्तर पर तो 1820 में जर्गेनस थॉमसन द्वारा पाषाण काल के रूप में इसे विभाजित किया गया और इसे 3 भागों में बांटा गया, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग ये कैसे बांटे जाते हैं, इसको समझिए। किसी काल विशेष में मानव द्वारा अपने जीवन की सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार के धातु और अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। जिस काल में मानव द्वारा अपने जीवन के उपयोग के लिए पत्थरों का प्रयोग किया गया, उस काल को पत्थर काल अर्थात पाषाण काल कहा गया। पाषाण का मतलब यहाँ पत्थर है। तो जिस काल में पत्थरों का उपयोग हुआ उसे स्टोन एज या पाषाण काल के रूप में जानते हैं। वहीं जिस काल में मानव ने अपने जीवन में हथियार और अन्य सुविधाओं के रूप में कांस्य के धातु का प्रयोग किया, अर्थात कांस्य एक मिश्र धातु है जो तांबा और टीन के मिलाने से बनता है, इस कांस्य के उपयोग करने वाले काल को हम कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज के नाम में जानते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है। वहीं वह काल जिस काल में मानव ने लोहे का प्रयोग किया, वह काल लौह युग या आयरन एज के नाम से जाना जाता है। भारत में उत्तर वैदिक काल से आयरन एज की शुरुआत मानी जाती है। तो इस प्रकार से प्राचीन भारतीय प्रागैतिहासिक काल में उस समय के लोगों द्वारा उपयोग किए गए आधुनिक अस्त्रों के आधार पर उनको 3 भागों में भी बांटा जाता है, पाषाण काल यानी पत्थर का काल, कांस्य युग यानी कांस्य का उपयोग और लौह युग अर्थात लोहे का उपयोग। अगर भारत में पुरातात्विक विभाग की बात करें तो भारत में पुरातात्विक विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इन्हीं पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है हमारा पूरा का पूरा पाषाण काल। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें आगे बढ़ते हुए प्रागैतिहासिक काल में जो पहला स्टेप है वो है पाषाण काल, स्टोन एज अर्थात पत्थर का काल। पत्थर के इस काल को उसके काल विशेष में जो घटनाएं हुई उस दौरान वहां के जो मानव थे उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र के प्रयोग किए गए, रहन सहन के तौर तरीके थे, इसके आधार पर स्टोन एज को भी 3 भागों में बांटा जाता है। तो कई भाग बट गए हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो गया होगा। चलिए फिर से समझाते हैं।
प्राचीन भारत को सबसे पहले स्रोतों के आधार पर तीन भागों में, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। हम अब बात कर रहे हैं सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग किया गया। उसके आधार पर तीन भाग में बांटा गया। पहला पाषाण काल, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लौह युग। अब हम आते हैं पाषाण में। पाषाण काल वह काल था जिस काल में मानव द्वारा अपने उपयोग के लिए पत्थरों का प्रयोग किया गया। अब इस पत्थरों के प्रयोग वाले काल को स्टोन एज के रूप में जानते हैं और इस स्टोन एज को भी तीन भागों में बांटते हैं। अब ये कौन कौन है? तो तीन भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इस पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल जो बांटा गया है तीन भागों में, क्या है इन तीनों के बीच अंतर और क्या क्या पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न, आइए इसी को हमने इस चार्ट में सजाया है। पढ़ने के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो ये तीनों ही चैप्टर को काफी विस्तृत रूप में पढ़ाया गया है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि कम शब्दों में यहां से जो प्रश्न आते हैं उसको आप आसानी से टैकल कर पाए। तो चलिए सबसे पहले इस चार्ट को समझिए। मैंने यहाँ कुछ आधार लिखे हैं जिसके आधार पर इन सब का विवरण किया गया है, और इसमें पूरा पाषाण काल जो सबसे पहले आया, मध्य पाषाण काल जो उसके बाद आया और नव पाषाण काल जो सबसे बाद में आया को अरेंज किया गया है। तो सबसे पहला जो आधार है हमारा वो है काल। सबसे पहला आधार क्या है? काल। काल का मतलब यहां है टेनियर यानी टाइम पीरियड से किस काल में कौन सा युग था। तो पूरा पाषाण काल का जो है वो 25 लाख बीसी से इसकी शुरुआत होती है और 10,000 बीसी तक ये काल माना जाता है। यहाँ कुछ दोस्त जो होंगे जिन्हें बीसी और एडी में भी अंतर में थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी। एडी का मतलब है ईसवी और बीसी का मतलब है ईसा पूर्व। तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच के काल में जो है वो पूरा पाषाण काल का विकास हुआ। वहीं मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व के बीच का काल माना जाता है, और नव पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व के बीच का काल माना जाता है। तो इस तरह से ये काल के आधार पर इसे बांटा गया है। आप सोच रहे होंगे कि मध्य पाषाण काल भी 10,000 से लेकर 4,000 है और नव पाषाण काल भी 10,000 से लेकर 1,000 है। वास्तव में ये दोनों ही काल एक ही समय में आगे बढ़ रहे थे। कुछ हिस्सों में लोगों को जानकारी थोड़ी धीमी थी तो वहां मध्य पाषाण चल रहा था, कहीं कहीं लोगों ने विभिन्न प्रकार के धातु और कृषि से जुड़े हुए खोज कर लिए थे तो वहां स्थिति ज्यादा बेहतर होती चली गई। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि मध्य पाषाण एवं नव पाषाण एक संक्रमण काल था जिसे पूरी तरह से टाइमिंग के आधार पर बांटा नहीं जा सकता है। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि ये 25 लाख से लेकर के 10,000, ये 10,000 से 4,000, आप इसे याद करने के लिए 10,000 से 1,000 भी याद कर सकते हैं, कहीं कहीं 4,000 से 1,000 भी दिया गया है तो आप उसे भी ध्यान रख सकते हैं, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं, बात करते हैं चरण। तो कुछ काल ऐसे थे जिन्हें कई स्टेप में बांटा गया। चूंकि पूरा पाषाण काल वह काल था जिसमें मानव ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय बिताया। आज तक अगर देखा जाए कि मानव ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय किस काल में बिताया है तो वह है पूरा पाषाण काल। और इस पूरा पाषाण काल के लंबे टाइम पीरियड को भी तीन भागों में बांटा जाता है, जिसे पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। तीनों में वहां के जीवन के लोगों के द्वारा उपयोग किए गए बड़े पत्थर के हथियारों के आधार पर ही इन्हें बांटा गया है। तो बहुत ज्यादा गंभीर प्रश्न यहां से नहीं आते हैं, इसलिए मैंने केवल ये चरण आपको बताए हैं कि पूरा पाषाण काल को भी तीन चरणों में बांटा गया है। अब आते हैं हम लोग लक्षण की ओर कि तीनों ही कालों के अलग अलग गुण थे। इस लक्षण को हम लोग उसके गुण के रूप में भी देख सकते हैं कि आखिर वे कौन से गुण थे जिसके आधार पर तीनों काल अलग अलग दिखाई देते हैं।
पूरा पाषाण काल वह काल था जब मानव पूरी तरह से आदि मानव के रूप में जीवन जीते थे। जंगलों में रहना, आखेट अर्थात शिकार करना उनका मुख्य पेशा था। शिकार करने के साथ साथ वो खाद्य संग्राहक की भूमिका में थे। तो ये याद रखेंगे कि पूरा पाषाण काल में जो मानव थे उनका मुख्य जो कार्य था वो था एक आखेटक के रूप में कार्य करना अर्थात एक शिकारी के रूप में कार्य करना, और दूसरा था खाद्य संग्राहक अर्थात वे अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकते रहते थे। उदाहरण के लिए किसी एक क्षेत्र के जंगल में जाते थे, वहां के बहुत सारे जो जानवर होते थे धीरे धीरे उनका शिकार करना, और जैसे ही वो जानवरों की संख्या वहां घट जाती थी तो वे दूसरे स्थान पे जाकर के निवास करने लगते थे। तो वो अपने भोजन को संग्रहित करने के लिए यहां वहां घूमते रहते थे, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, खाद्य संग्राहक। तो इस काल की सबसे बड़ी विशेषता अगर कुछ थी तो वो ये थी लक्षण में कि वे आखेटक अर्थात शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे, और इस समय उन्हें कृषि और पशुपालन की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब समय आगे बढ़ता है और मध्य पाषाण काल में ये आते हैं तो मध्य पाषाण काल में वे आखेटक तो बने रहे, खाद्य संग्राहक भी बने रहे, लेकिन यहां एक नई चीज हुई कि उन्होंने पशुपालन की शुरुआत की। और पढ़े भी होंगे कि पहला पालतू पशु जो है वो कुत्ता को बनाया गया था, क्योंकि ये न केवल शिकार में मदद करते थे बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी ये उपयोगी जानवर था। तो पशुपालन की व्यवहारिक रूप से प्रथम शुरुआत अगर मानी जाए तो वह मध्य पाषाण काल में मानी जाती है। हालांकि पशुपालन की विधिवत शुरुआत जो है वो नवपाषाण काल में हुई थी। तो यहां से 2-3 पॉइंट आपने देख लिए होंगे। पहला आपने देखा आखेटक, खाद्य संग्राहक, और जब यहां आए तो थोड़ा सा आगे बढ़ा एक स्टेप में और पशुपालन की थोड़ी सी जानकारी मिली। नवपाषाण काल में आते हैं तो यहां पर स्थितियां पूरी तरह से बदल गईं। इन्होंने कृषि की खोज की, कृषि के साथ साथ पशुपालन को व्यवस्थित रूप मिला, और जब कृषि की खोज हुई तो कृषि चूंकि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसकी सुरक्षा के लिए वहां पर निरंतर रहना अनिवार्य था। नतीजा ये हुआ कि कृषि को बचाने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन करने की जरूरत महसूस हुई, और कृषि को सुरक्षा देने के लिए लोग एक स्थान पे अस्थायी रूप से टिकना शुरू कर दिए, और यहीं से शुरुआत हुई समाज की अस्थायी निवास की। तो नवपाषाण काल में आप याद रख सकते हैं कि कृषि, समाज और अस्थायी समाज की स्थापना जो है वो किस काल में हुई, तो नवपाषाण काल में हुई। तो ये तीनों ही काल के क्या मुख्य अंतर थे आप इस चार्ट के माध्यम से आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं औजार की कि किन किन वस्तुओं से या पत्थरों से औजार जो है इस काल में बनाए जाते थे। तो मुख्य रूप से पत्थर और हड्डियों के औजार इनके द्वारा बनाया जाता था। पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड आदि से बने औजार जो है प्रयोग में लाए जाते थे। तो ये थोड़ा बेसिक अंतर है, इसको जरूर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। जब मध्य पाषाण काल आया तो मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ का उपयोग किया गया अर्थात सूक्ष्म पत्थर। जब पूरा पाषाण काल था तो बड़े पत्थरों के हथियार बनाए जाते थे, लेकिन जब मध्य पाषाण काल आता है तो हथियारों का आकार जो है वो छोटा हो जाता है और उसे माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पत्थर कहा गया। और नवपाषाण काल में हड्डियों के साथ साथ जो पत्थर थे वो पत्थर स्लेट के थे, और स्लेट से बने हुए हथियारों का प्रयोग जो है इस काल में मानव ने शुरू किया। और एक और बात याद रखेंगे कि इसी 10,000 BC के आसपास में आकर के आधुनिक मानव, जिसे होमो सेपियंस कहते हैं, ज्ञानी मानव, उसका अवतरण हुआ था, यानी ज्ञानी मानव का विकास हुआ था। तो यहां तक हम लोगों ने 3-4 बातें पढ़ी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले काल तो 25 लाख से लेके 10,000, यहां 10,000 से 4,000, यहां 10,000 से 1,000। इसे 3 चरण में बांटा गया है, इनको किसी भी चरण में बांटा नहीं गया है। लक्षण और गुण में ये आखेटक और खाद्य संग्राहक, ये आखेटक और खाद्य संग्राहक के साथ साथ पशुपालन की प्रारंभिक शुरुआत, और इसमें कृषि, पशुपालन, अस्थायी निवास, समाज आदि की विकास जो है
है वो नवपाषाण काल में हुआ। औजार में बात करें तो क्वार्टजाइट, सल्क, ब्लेड के उपयोग जो है वो पुरापाषाण काल में, माइक्रोलिथ पत्थर के उपयोग जो है वो मध्यपाषाण में, और स्लेट का उपयोग जो है वह नवपाषाण काल में किया जाता था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थल, वे कौन से प्राचीन स्थल हैं जो भारत से प्राप्त हुए हैं और जहां से पुरापाषाण, नवपाषाण या मध्यपाषाण के स्थल मिले हैं। तो उसमें से वो इंपॉर्टेंट स्थल मैंने चूज किए हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पुरापाषाण काल में। तो अतिरमपक्कम एक जगह है तमिलनाडु में और हथनोरा एक जगह है एमपी में। यहां से सबसे पहले मानव के खोपड़ी का अवशेष यानी साक्ष्य जो है वो मिला है। तो यानी मानव के खोपड़ी के प्रथम प्रमाण कहां से मिले हैं, तो दो नाम आपको याद रखने हैं, अतिरमपक्कम तमिलनाडु और हथनोरा एमपी। ये वो जगह है जहां से मानव के कंकाल यानी खोपड़ी के अवशेष जो है वो मिले हैं। इसके अलावा भीमबेटका, इसे VVI कर लेंगे, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। भीमबेटका नर्मदा घाटी एमपी में स्थित है। यहां से सबसे प्राचीन चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं और ये चित्रकारी के प्रमाण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल पुरापाषाण से संबंधित नहीं है बल्कि ये मध्यपाषाण और नवपाषाण काल से भी संबंधित है। तो कई बार यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे कि भीमबेटका किस राज्य से, तो मध्य प्रदेश, कहां से, तो नर्मदा घाटी से। इसके अलावा भीमबेटका से क्या प्राप्त हुआ है, तो प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं और ये चित्रकारी के साक्ष्य किस काल से जुड़े हैं, तो यह तीनों काल से जुड़े हैं, अर्थात पुरापाषाण काल से भी जुड़ा हुआ है, मध्यपाषाण से भी जुड़ा हुआ है और नवपाषाण से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मिर्जापुर यूपी आप जानते होंगे और मिर्जापुर से जो है वो तीनों काल के औजार मिले हैं। तो मिर्जापुर और भीमबेटका ये दो आसानी से याद कर सकते हैं। इसके अलावा अतिरमपक्कम और हथनोरा भी आप याद कर सकते हैं जहां से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। अब आते हैं मध्यपाषाण काल में। मध्यपाषाण काल के अधिकांश स्थल यूपी से प्राप्त हुए हैं। इसमें चौपानी मांडो जो है वो यूपी से प्राप्त हुए हैं और यहां से मृदभांड के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड का मतलब यहां आप मिट्टी के बर्तन से है और मिट्टी के बर्तनों के सबसे पहले प्रयोग जो है वो कहां से मिले हैं, तो चौपानी मांडो से मिले हैं यूपी, और ये काल जो है लगभग मध्यपाषाण काल का माना जाता है। इसके अलावा सराय नहराय ये भी यूपी से मिला है और यहां से भी कुछ विशेष स्थल जो है वो मध्यपाषाण काल के प्राप्त हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अभी तक जो पूछे जाने वाले प्रश्नों में है वो है बागौर जो राजस्थान में है और आदमगढ़ जो एमपी में है। ये बागौर और आदमगढ़ से सबसे पहले पशुपालन के प्रमाण मिले हैं और सबसे पहले अगर पालतू पशु के रूप में किसी को बनाया गया था तो वो था कुत्ता। अब आते हैं कुछ प्रमुख स्थल जो नवपाषाण काल के हैं। सबसे ज्यादा अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो नवपाषाण कालीन स्थलों से ही पूछे गए हैं, तो इसलिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहला है बुर्जहोम। ये तो कितनी बार पूछा गया है। बुर्जहोम कहाँ है, कश्मीर में। ये कश्मीर से बुर्जहोम की प्राप्ति हुई, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं कि यहां से गर्तवास अर्थात लोगों के गड्ढे में रहने के अवशेष मिले हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्तवास या गड्ढों में निवास स्थल का अवशेष कहां से मिला है, तो बुर्जहोम कश्मीर से मिला है। इसके अलावा कश्मीर से इस बुर्जहोम से एक और अवशेष मिला है कि मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का अवशेष मिला है। इसे भी कई प्रश्नों में पूछा गया है कि मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहां से प्राप्त हुआ है। तो बुर्जहोम कश्मीर से न केवल गर्तवास बल्कि कब्र में मालिक के साथ कुत्ते के भी दफनाने के प्रमाण मिले हैं, इसलिए यह बुर्जहोम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन सेकंड है गुफा कराल। गुफा कराल क्या है, तो ये कश्मीर में स्थित है और यहां से भी कई जो है प्राचीन नवपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुर्जहोम और गुफा कराल। याद रख सकते हैं इसमें भी गुफा शब्द लगा हुआ है, हालांकि गुफा वाले घर का प्रमाण जो है वो बुर्जहोम से मिला हुआ है। इसके बाद आते हैं चिरांद। चिरांद बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, बिहार के सारण जिले में स्थित ये स्थल काफी प्रसिद्ध रहा है अपने नवपाषाण काल के लिए। यहाँ से मृदभांड के साथ साथ कुछ जो है अवशेष मिले हैं, स्पेशली औजार मिले हैं जो हड्डी और पत्थर से बने हुए हैं। तो चिरांद से
नवपाषाण कालीन स्थल जो है वो बिहार के चिरांद से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कोल्डिहवा यूपी बहुत फेमस रहा है, क्योंकि चावल का प्रथम प्रमाण जो है वो अगर कहीं से मिला है तो कोल्डिहवा यूपी से मिला है, और मेहरगढ़ बलूचिस्तान से जो है वो कृषि का पहला प्रमाण मिला है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है कि कृषि का पहला प्रमाण कहां से मिला है और चावल का पहला प्रमाण कहां से मिला है। तो चावल का पहला प्रमाण कोल्डिहवा से और मेहरगढ़ से कृषि का पहला प्रमाण मिला है। इसके अलावा आते हैं इसमें कुछ प्रमुख खोज जो इस काल में किए गए। उसमें सबसे पहला मानव के द्वारा किया गया खोज या आविष्कार माना जाता है आग को। आग मानव द्वारा पहला आविष्कार था जिसका खोज जो है वो पूरा पाषाण काल में ही किया गया। हालांकि पूरा पाषाण काल के लोगों को आग का पूर्णतः उपयोग पता नहीं था। इसका व्यवहारिक उपयोग जो है वो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। तो आप यहाँ 2 पॉइंट याद रख सकते हैं कि आग का खोज जो है वो पूरा पाषाण काल में हुआ, लेकिन इसका व्यवहारिक उपयोग जो है वह मध्य पाषाण काल में जाकर के शुरू हुआ। लेकिन वहीं आते हैं जब नवपाषाण काल में, तो कुछ नए नए खोज किए गए। जैसे कृषि का खोज जो है वह नवपाषाण काल में किया गया। विधिवत पशुपालन की खोज जो है वह नवपाषाण काल में किया गया। इसके अलावा समाज और ग्राम की बस्ती का जो निर्माण है वह भी नवपाषाण काल की देन है। और सबसे बड़ा जीवन को गति देने वाले पहिए अर्थात यातायात के लिए पहिए की खोज, चाक के लिए पहिए की खोज जो है मुख्य रूप से जो है वो नवपाषाण काल में हुई। तो इससे भी प्रश्न आते हैं कि पहिए की खोज, कृषि की खोज आदि किस काल में हुए, तो नवपाषाण काल में, और आग की खोज किस काल में हुए, तो पूरा पाषाण काल में। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और याद रख सकते हैं कि मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला जो हथियार था वो कुल्हाड़ी था। इसके अलावा पहला जो धातु था वो तांबा था, और जो पहला पालतू जानवर था वो कुत्ता था। तो इस तरह से आपने आज इस चैप्टर के दौरान प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में स्रोतों के आधार पर इसके विभाजन को समझा, और पाषाण काल जिसे हम लोग स्टोन एज के नाम से जानते हैं, इस स्टोन एज के विभिन्न पार्ट को पढ़ा। अगले वीडियो में थोड़ा सा हम लोग ताम्र पाषाण काल और कुछ अन्य पॉइंट्स की ओर बढ़ेंगे और उसे पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा कमेंट करें ताकि हमें पता चल सके कि क्या आपको ये इतिहास की वीडियो चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।